सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई देखो, बहुत सारी जगहों पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है और कहीं कहीं अभी फिलहाल गर्मी है। बहुत गर्मी है। वो लोग गर्मी से परेशान है और जहाँ पे पानी बरस रहा है तो वो लोग थोड़ा पानी से भी परेशान है ऐसा? लेकिन हमें तो लगता है कहीं ना कहीं बारिश होती है तो मज़ा भी आता है और उसके संग संग बहुत सारी बूंदाबांदी जब होती है। आज हम कार्यक्रम में और भी किन किन चीज़ों की बूंदाबांदी लेकर आए हैं ये बता दें पहले सखियों को, है ना। पहले तो हम बात करेंगे, एक आज बड़ा मज़ेदार विषय है, सभी ने इसमें कॉमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया है, पड़ोसी कैसे कैसे। जी। तो भाई पड़ोसी कैसे कैसे ये सिर्फ हम नहीं बताएंगे बल्कि जो हमारे श्रोता हैं फेसबुक से जुड़े हैं वो भी बताएं कि उनके पड़ोसी कैसे कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, और उनके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल। और सखी विशेष में आज हम स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल की बात करेंगे और करियर में हम बताएंगे अगरबत्ती मेकिंग और शहतूत एक प्यारा सा फल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ईद के चांद की तरह होता है, बस कुछ दिन के लिए आता है। जी, कुछ दिन के लिए आता है, कुछ दिन बाद चला जाता है, लेकिन आकर्षित तो कर ही लेता है, बिल्कुल करता है। तो इसकी जो क्या पौष्टिकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, महासागर दिवस है, विश्व महासागर दिवस। तो और इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ना। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मौसम ही इतना प्यारा सा हो चुका है तो हम सोचते हैं कि पहले हम कुछ और बातें करें, तो पहले हम श्रोताओं को और सखियों को गीत सुना देते हैं। अच्छा, यानी बारिश में भिगोना चाह रही हैं आप? थोड़ा भीग ले, अच्छा है ना? चलो चलो। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए ना जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। ओ देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए ना जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। तुम साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। तेरी राहों के कांटे अपनी पलकों से उठा लूं। तुम साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। तेरी राहों के कांटे अपनी पलकों से उठा लूं। तू मेरा प्यार, मेरी बहार, मेरा सिंगार सजना। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए नदी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। भर के जहां दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाएं। इस दुनिया की नजरों से दूर कहीं खो जाए। जी भर के जहां दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाएं। सारे जग को छोड़ लिया तुझसे जोड़, जीवन ये मैंने अपना। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के।
देखो काली काली ये घटाएं, चले जाए न जी हमको पुकार के, कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। नज़ारे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं बारिश में, लेकिन हमारी एक साथी लिखकर भेज रहे हैं, हमारे बिहार में बहुत गर्मी पड़ रही है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा पानी यहाँ से भेज देते हैं, गाने भेज भी देते हैं। और एक बात और है कि बिहार आपका ही नहीं है, हमारे बिहार में हम कह सकते हैं गर्मी पड़ रही है। हो सकता है आपके बम्बई में और आपके गोवा में बारिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बिहार है और आपका मुंबई जी। तो आपकी मुंबई में देखिए भाई, थोड़ी बारिश आज हुई है सुबह, और आप उसका मजा ले सकती हैं, दे सकते हैं, आप उसको सोच सकते हैं। ऐसे ही आपके देश के बहुत सारे और जगहों पर बारिश हो रही है। बिल्कुल, और बारिश जब होती है तो रेनू जी बस मन करता है कि जाके खड़े हो जाओ और बादलों के नीचे और खूब झमाझम नहा लो। लेकिन एक बात और है जी। बारिश का आप सब ने, हमारे दोस्तों ने जरूर बचपन में एक चित्र बनाया होगा कि किस तरह से सागर से ऐसे वाष्प कण उड़ते हैं धूप से गर्मियों में, और कैसे वो बादल बनते हैं और फिर जाकर पेड़ से टकराते हैं और तब बारिश होती है। बिल्कुल, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी पढ़ाई की है, ऐसे ही चित्र बनाते थे। बिल्कुल ऐसे ही बनाते थे, और क्योंकि जब चित्र होता था तो उसमें पेड़ तो होते ही थे, बादल भी हैं, तो बादल होते थे। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग बराबर यही पढ़ते थे कि सागर में जो पानी होता है वो वाष्प मतलब बन के उड़ जाते हैं, भाप बन के, और वही जब घनीभूत हो जाते हैं तो कैसे बादल बन जाते हैं। तो यानी कि हमारी इस बारिश के लिए सागर का कितना महत्व है। बिल्कुल, बहुत महत्व है, क्योंकि महासागर होते हैं, इन सागरों में बहुत सारा पानी होता है जिसको हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी गहराई तक कितना पानी इसमें भरा हुआ है। और क्योंकि पानी है तो पृथ्वी पर इसकी सभी चीजों को, सबको जरूरत होती है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे प्रकृति पेड़ पौधे हों, सभी को पानी की जरूरत होती है। और हमारे शरीर के विकास के लिए भी जरूरत होती है, क्योंकि इससे कोशिकाओं का निर्माण होता है, विकास होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी इसकी जरूरत होती है। पौधों और जानवरों द्वारा पौष्टिक तत्वों का विलयन जो होता है वो भी इसी के माध्यम से होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मतलब पानी के वायु के बिना तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं, जिन्हें हम जलचर कहते हैं ना। पृथ्वी पर जितना जल है उसे सारे जल, इतने सारे जल को जलमंडल कहते हैं। ये जल नदी, झील, झरने, कुएं, समुद्र, महासागरों के रूप में, तरल रूप में होता है। तो खास बात यह है पानी की कि कहीं ये ठोस रूप में भी होता है, जैसे हम बर्फ कहते हैं ना जी। और जब बर्फ पिघलती है तो वही पानी का रूप लेकर के नदियों, झरनों तक होती हुई महासागरों तक पहुंच जाती है। और गैस के रूप में जल वाष्प वायुमंडल का अंग होते हुए भी जलमंडल का भाग है। इस जलमंडल में महासागर सबसे बड़ा जलखंड है। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है रेणु जी, जिस पर सबसे ज्यादा मात्रा में जल है। इसे जलीय ग्रह भी इसीलिए कहा गया है। और जो हमारे महासागर है वे एक विशाल और लगातार भरे हुए जलखंड है, जो पृथ्वी के सभी भूखंडों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि चारों तरफ जल जल भरा हुआ है। बिल्कुल जी। और आज विश्व महासागर दिवस, जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2008 को विश्व महासागर दिवस को मान्यता दी गई, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है, और समुद्र के संरक्षण, यानी कि उसका कैसे संरक्षण किया जाए, उसकी कैसे हिफाजत की जाए, इसके संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में सार्वजनिक हित को भी बढ़ावा देता है। बिल्कुल। और इसी तरह क्या होता है कि हर वर्ष अलग अलग थीम रखी जाती है। जैसे पहली थीम रखी गई थी कि हमारी जलवायु में मदद करना, हमारे महासागर की मदद करना। ऐसे ही एक महासागर एक जलवायु थीम रखी गई, एक भविष्य। या इस वर्ष की 2021 में विश्व महासागर दिवस की थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। इस वर्ष लाइवलीहुड द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि महासागर जीवन और आजीविका जी। और इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य है कि समुद्र के आश्चर्य पर प्रकाश डालना, और ये हमारा जीवन स्रोत कैसे है, ये मानवता और पृथ्वी पर हर दूसरे जीव का समर्थन करता है। यानी कि सब एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। इस बात को बताता है, दर्शाता है कि यानी कि कुछ जो जलचर हैं, जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, कुछ प्राणी जो उसमें रहते हैं, उनकी किस तरह से जिंदगी ही उस पर है। जैसे कि अगर हमारे लिए पृथ्वी ना हो तो हम कहाँ जाएंगे, वैसे ही अगर सागर नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इस तरह से इसी सब को सोचकर संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में कुछ अलग अलग, जैसे तुमने कहा थीम रखी गई थी, तो 2009 में थीम रखी गई हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। हमारे महासागर अवसर और चुनौतियां, हमारे महासागर को साफ करें
और इस तरीके के अलग-अलग थीम रखी जाती है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य बस यही होता है कि हम उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और इस दिशा में कार्य करें और इस विशाल जलखंड की जो पूरा विशाल संग्रह है, इसकी महत्ता को बचा कर रखें। इस बार जैसे आजीविका है तो ये हमें समझ में आता है कि किस तरह से कौन-कौन लोग जी। इस पर निर्भर हैं, यानी कि उनकी पूरी रोजी-रोटी उसी पर निर्भर है, यानी कि उनका पेट तभी भरता है जब वो समंदर में कुछ जाकर काम के करते हैं, कुछ वहाँ से लाते हैं या जैसे मछली मारना है और भी बहुत सारी जी। चीज़ें हैं, तो उनकी आजीविका है। तो ये बड़ा पेट से जुड़ा हुआ मामला है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और कितनी नदियाँ, झरने सब इसमें मिलते हैं। असंख्य जीव-जंतु इसमें रहते हैं, कितनी तरह-तरह की मछलियाँ हैं और बहुत सारी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी दिखती हैं अक्सर, तो बड़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग उस मतलब जीव-जंतु रहते हैं और ये जो है व्यवसाय, व्यापार जैसा आपने कहा ही है कि लोग करते हैं, अपने आजीविका चलाते हैं। इसके अंदर से खनिज तेल और बहुमूल्य चीज़ें जो हैं वो इन महासागरों में छिपी रहती हैं और जिसको ढूंढ करके, खोज करके जो हम लोग हैं, इंसान लोग हैं, वो सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। महासागर जीवन और आजीविका का एक माध्यम है, जैसा हम बार-बार कह रहे हैं, और महासागर भी दुनिया के आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और हमारे वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि वो हमारे लिए सहयोग किसी न किसी रूप में, मतलब हर तरह से सहयोगी कर ही रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व हो जाता है कि हम उनकी देखभाल करें, उनकी सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में बहुत जागरूक रहें कि हमें वहाँ पर उसके आसपास जो किनारे होते हैं वहाँ पर कचरा नहीं फेंकना है और वहाँ पे बहुत सारी जो डिब्बे, टीन के डिब्बे या प्लास्टिक कह लो, ये सब चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं, डाल देते हैं हम लोग जाकर के। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि समुद्र के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं हम लोग भी उस चीज़ को प्रभावित होते ही होते हैं। और समुद्र में प्लास्टिक के जो 50 ट्रिलियन के अधिक छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। जब सब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है कि समुद्री जो जीव होते हैं वो उसको खा लेते हैं, जो उससे उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उससे किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचे तो ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि नदियों, झीलों, समुद्रों से बहता हुआ जल अपने आप अपने साथ भी, जो हम नदियों के किनारे भी कचरा डालते हैं वो भी कचरा बहता हुआ वहां तक पहुंच जाता है और उसे प्रदूषित करता है, उसमें कचरे फैलाता है। बिल्कुल। और हमारे साथी बहुत अच्छा लिखकर भेज रही हैं कि विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जिनके पर हम विचार नहीं करते। इन सब के बारे में सोचने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और सभी जल स्रोत के प्रति हम उदार रहें क्योंकि जल है तो जीवन है। और इसलिए जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जन जागरूकता के लिए, जैसे कि लोग डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, इसके साथ साथ पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं और कुछ भाषण देकर स्कूल कॉलेजेस में ऐसे रखे जाते हैं कंपटीशन कि लोगों का ध्यान जाए इस ओर कि महासागर, बच्चे भी अभी से बच्चे समझ जाएं ये चीज कि उन्हें अभी से ये चीजें अपनानी है कि हमें इन सब का ध्यान रखना है, इन सब का ख्याल रखना है और जो कचरा वगैरह है वो चीज हमें इन सब जगहों पर, जल की जगहों पर नहीं फेंकना है। क्योंकि रेणु जी, जल को अगर हथेली में लेके देखते हैं तो कितना लगता है ना, एकदम निर्मल सा, साफ सा, मतलब पारदर्शी एकदम होता है जी। तो ये बात तो है, लेकिन अभी जो तुम बहुत कह रही हो जागरूकता की बात, तो एक बात तो जागरूकता हमारी ये होनी चाहिए कि अभी हमें गीत सुनाना है, लेकिन हम अपने साथियों से भी एक बार फिर से जागरूक कर दें, उनको झकझोर दें कि भाई आप अपने पड़ोसियों के बारे में अपने अनुभव लेकर हमें भेजिए ताकि हम आगे कार्यक्रम में उसे शामिल कर सकें। तो पड़ोसी कैसे कैसे इस बारे में आप भेजिए, लेकिन फिलहाल हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और सुनाते हैं ये गीत।
तो सागर के किनारे सभी का दिल पुकारता ही है ना। जो भी हमारे सखी और श्रोता इस गीत को सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा चले हम लोग थोड़ा सागर के किनारे घूमाते हैं। वैसे भी सागर के किनारे जब बैठे रहे तो कितना भी समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हर लहरें ऐसा लगता है कि हर लहर हमारे ही पास आ रही है और बस आके बिखर सी जाती है। बिल्कुल, लेकिन अभी कहीं जा सकते नहीं ना क्योंकि कोरोना काल है और इसलिए घर में ही आप आंख बंद करके इमेजिन किया करें कि पास में समुद्र आ गया है, नदियां आ गई हैं। तो इसी तरह से हम लोग शहतूत एक फल की जो हम लोगों ने बात करी है कि हम लोग इस पर बात करेंगे, तो एक बड़ा प्यारा सा फल होता है और इसका नाम लेते ही इसकी संरचना याद आ जाती रेणु जी। थोड़ा सा दरबरा सा अपनी उंगली के आकार का होता है, थोड़ा सा और पतला होता है। हमारी साथी लिखकर भेज रही है शहतूत फल। आजकल के बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि शहतूत क्या होता है। हमने बचपन में पेड़ों में से तोड़ कर बहुत खाया और बाद में भी हमने हैं खाए। अब ये नहीं दिखते हैं गाँव में तो फिर भी मिल जाते हैं और बहुत बहुत लाभदायक फल है ये। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बचपन में खाते तो इसीलिए मैंने कहा बच्चों को, आजकल के बच्चों को नहीं पता है, इसीलिए हमने कहा ये इस बात पर हम चर्चा करते हैं तो हमारे बच्चे अगर जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो उनको भी पता चलेगा इस फल के बारे में। और ये थोड़ा सा लंबा काला जैसा आप कह रही थी उंगली के तरह से होता है और लाल रंग का रंगत लिए मीठा सा होता है। लेकिन रेणु जी जब हरा हरा होता है ना तब भी थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है। उसको अगर कच्चे में आप खाइए तो भी मजा आता है उसको खाने में। और ये अक्सर गाँव में खेत के किनारे कोई मेड़ पर लगा देता है या बागों में ये पेड़ लगाया जाता है और इसका जो वनस्पति नाम है मोरस अल्बा है। और इस वृक्ष की जो ये करीब 10 मीटर के से और या तो 20 मीटर के आसपास ऊंचा होता है और ये बहुत तेजी से पनपता है, बढ़ता तेजी से है। और इसे संस्कृत में तूत, मराठी में तूती, हिंदी में शहतूत कहते हैं। और सफेद शहतूत भी कहीं कहीं पर देखने में पाए जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जो हरा तुम कह रही हो जी, कच्चा तो नहीं होता, लेकिन हाँ हरा अलग रंग का होता है और एक गाढ़े काले रंग से लिया हुआ, बल्कि अगर थोड़ा सा हल्का हो तो वो मरून रंग सा जैसे होता है जी। उस रंग का होता है। 2 रंग के होते हैं। और सफेद शहतूत ऐसा कहा जाता है कि रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए पैदा किया जाता है और इसकी खेती की जाती है। और इसकी खेती उत्तर भारत में, बिहार में होती है, उत्तर भारत में होती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती खूब होती है। और ये फल जो है स्वाद से तो भरा है ही, मतलब बहुत अलग ढंग का इसका स्वाद होता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल। और रेणु जी इसकी जो खेती होती है ना वो बाकायदा मेड़ लगा करके, मेड़ बना करके उन मेड़ों पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये पेड़ लगाए जाते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है कि पूरे खेत में, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह में इसकी खेती होती है तो वो जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ भाई शहतूत की खेती यहाँ कितनी शानदार हो रही है, शानदार होती है जी। एक बात और बड़ी मजेदार ये है कि अगर आप कभी सुबह के समय बहुत सारे अगर फलों के आपके यहाँ लगे हैं कहीं, ऐसी जगह आप जाएं, हम घरों की तो बात नहीं कर सकते नहीं है, लेकिन अगर आम का पेड़, शहतूत का, पपीते का या जैसे उसके साथ साथ छोटे और भी जैसे फलों का पेड़ लगा हुआ है अगर आपके यहाँ, नींबू है, संतरे का, इन सब का, तो आप देखेंगे कि सब के ऊपर अलग अलग तरह की चिड़िया आती हैं। बिल्कुल। तो सब पंछियों की भी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई फल खाता है, कोई फल खाता है। तो अगर शहतूत है तो जाहिर है कि उस पर बिल्कुल अलग ढंग की चिड़िया आती है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में शहतूत के ढेरों फायदे बताए गए हैं और इसको खाने से पाचन शक्ति अच्छी रहती है और जिन्हें सर्दी जुकाम रहता है उन्हें भी इस फल को खाना चाहिए। और जिनको यूरिन की समस्या या लिवर से जुड़ी बीमारियां हैं, आंखों की रोशनी जो है ये तेज करता है, तो ये कई सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। इस छोटे से फल को नकारे नहीं, ये बहुत फ़ायदे का है। हाँ, इसको खाएं ज़रूर, बोएं ज़रूर, खाएं ज़रूर और अपने बच्चों को पहचानवाएं कि क्या होता है ये। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फल ही इसका फ़ायदेमंद है, बल्कि इसके पत्ते भी जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। पत्तों का लेप घावों या फोड़े पर भी लगाया जाता है, इससे जल्दी भर जाता है। उबालकर पत्तों को उबालकर पीने से गले की खराश ठीक हो जाती है। और एक बार मतलब इसकी लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे कि हम कह रहे हैं कि उबाल कर पीना, ये सब चिकित्सक की सलाह से ही लें। और बहुत सारे ऐसे रोग जैसे कब्ज, पेट के कीड़े, पाचन तंत्र का विकार हो, मुंह में छाले हों, इन सब में भी इनके पत्तों को खाने से लाभ मिलता है।
और जाहिर है कि इस मौसम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसी मौसम में ये बहुत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शहतूत की जो बुआई है वो इन्हीं जुलाई अगस्त के महीने में ही की जाती है और ये बीज के द्वारा भी उगते हैं रेणु जी, और आप इसको कलम से भी लगा सकते हैं। तो कलम से लगाने का भी एक बड़ा बढ़िया तरीका है कि आप छोटी सी कलम ले लीजिए और उसको पानी के गिलास में आप 3-4 दिन छोड़िए तो जड़ें निकल आएंगी और फिर आप उसको लेकर के गमले में लगा दीजिए। तो इस तरह आप चाहें तो कंटेनर और गमले में भी शहतूत के पेड़ को आप लगा सकते हैं। क्या बात है। और इसी को जुलाई अगस्त में बोया जाता है, जून जुलाई में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि तुमने पहले ही कहा कि मेड़ों पर कैसे फासले पे एक निश्चित दूरी पर रखाया जाता है, वो तो हर पौधे के लिए होता है। और समय समय पर इसमें जाहिर है जैसे और पौधों की देखभाल करनी पड़ती है वैसे ही इनकी भी करनी पड़ती है, यानी कीटनाशक न लगे, उसमें कीट आदि न लगे, इसलिए उन तरीके की दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे छोटे से गार्डन में भी आप उगा सकती हैं। भाई इसलिए भी इसको लगाने की बात हम कर रहे हैं क्योंकि मुलायम सा फल तो है लेकिन हमारी सुंदरता में भी बढ़ाता है इसको। बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल, इसका जूस पिए। अच्छा, जूस पी गए? हाँ, जूस पी के इसकी सुंदरता को बढ़ाएं। और ये मतलब इस झुर्रियाँ भी जिसकी होती है उसमें भी फायदा करता है। और एक बात मैंने और भी पढ़ी थी कि उम्र जो है उसको वो रोकने वाले इसमें गुण होते हैं, तनाव कम करता है। तुम तो जब तुमने कह दिया झुर्रियाँ ही नहीं पड़ेंगी तो उम्र तो अपने आप रुक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि जो उम्र बढ़ने का जो तनाव है वो भी कम रहेगा। तो तनाव वैसे भी कम करेगा, ऐसे भी कम करेगा। और तनाव जो है हमारे गानों के द्वारा भी कम हो जाता है। तो बिल्कुल, तुम सोचते गाना सुना देते हैं। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से
भाई पड़ोसियों के बारे में हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। किसी ने लिखा है कि गुजराती में एक मुहावरा है, पहलो सगो तो पड़ोसी, मतलब कोई भी काम पड़े तो सबसे पहले पहुंचने वाले पड़ोसी होते हैं, सगे संबंधी तो बाद में पहुंचते हैं। पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं, एक काम आने वाला जो किसी भी प्रकार की जरूरत पर तुरंत काम आ सकते हैं, और दूसरा काम बढ़ाने वाले जो स्वार्थी भी उसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई ऐसा नहीं है, कभी हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े तो काम आए, या आप जरूरत पड़ने पर आप काम आए, तो चलता रहता है। बिल्कुल। तो भाई ये इनका अनुभव था, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं कि आज हम करियर में बताने वाले हैं अगरबत्ती कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए और क्या ये एक उद्योग के रूप में हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो सुगंध से भरा, इसके बिना ईश्वर की आराधना पूजा पाठ अधूरी लगती है, वो है अगरबत्ती। इसे हम कम जगह में थोड़े से ही शुरू कर सकते हैं और घर से ही इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगरबत्तियों में अनेक प्रकार की सुगंध मिलती है, जिसमें चंदन, केवड़ा, गुलाब, मोगरा, बेला आदि और बहुत सारी हैं खुशबुएं होती हैं इसके अंदर। और इसे बनाने में जो इसमें जैसे तुमने कहा कि बहुत छोटी सी जगह पर हम कर सकते हैं, तो कच्चे माल बहुत कम चाहिए, जैसे लकड़ी, चंदन, सफ़ेद चंदन चाहिए, लकड़ी का कोयला और राल, गुग्गल होता है जो जलाने में काम आता है, बांस की सीकें चाहिए, डीईपी ऑयल चाहिए होता है, और फ्रेग्रेंस यानी जो भी खुशबू आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। इसके लिए कोई हम नाम नहीं बताना चाहते। इसमें थोड़ी सी रुई भी चाहिए होती है, और पैकिंग के लिए पैकेट और कार्डबोर्ड के डिब्बे, जो भी उसके लिए और सजावट आप करना चाहें, पैकिंग तो भाई आपकी मर्जी पर है। नहीं तो अब सिर्फ सादे कागज में लपेट कर भी सस्ती अगरबत्तियां मिलती हैं, तो रंग बिरंगे डिब्बों में भी इसकी पैकिंग की जा सकती है। और इसी तरह से अगरबत्ती प्रीमिक्स पाउडर चाहिए। बिल्कुल, हाँ, पाउडर ऐसा होता है कि आराम से आप उसको उसमें लपेट करके उससे बना सकते हैं अगरबत्ती। और इसके अलावा खस की जड़, अगर की लकड़ी, कपूर कचरी की जड़, इलायची और जावित्री के बीज, लोबान, शिलाजीत, रंग, अनेक सामग्री होती है इसके लिए। और आप शुरुआत में 3-4 सुगंध वाली ही अगरबत्तियां बनाना शुरू करें। जब आपको लगे कि आपका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो चल निकला है, तो आप तरह तरह की और एक्सपेरिमेंट उसमें कर सकते हैं। आप मदद के लिए 3-4 लोगों को भी काम दे सकते हैं। पहले आप 2 लोग से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़े, इस तरह से आप लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। जी, और हमने जैसे कच्चे माल की बात की, उसके संग संग कुछ बर्तन भी चाहिए होते हैं, जैसे बड़ा बर्तन चाहिए, मिक्सिंग के लिए सब चीज़ें मिलाने के लिए मिक्सर मशीन चाहिए, ड्रायर मशीन सुखाने के लिए चाहिए होती है। इसी तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन की भी ज़रूरत तब होगी जब आप बड़े स्तर पर काम करने लगेंगे। अगरबत्ती बनाने की कला आप किसी से भी सीखकर व्यवसाय के रूप में शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। और बहुत सी और भी जगह हैं जहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर सिखाया भी जाता है, और आप अपने आसपास के क्षेत्र में लेकर सीख सकते हैं। वैसे सरकार भी हर जगह के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जिला स्तर पर भी इन सब को सिखाने के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से बात की जाती है। और इसी तरह खादी ग्रामोद्योग द्वारा भी सिखाया जाता है, जहां आप प्रवेश फॉर्म जो है वो न्यूनतम फीस के द्वारा भर करके सीख सकते हैं। कुछ कम दिन की अवधि में ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। कुछ प्राइवेट संस्थान में भी 1 सप्ताह से 3 महीने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप जब इस व्यवसाय को शुरू करने लगेंगे तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, जिससे बहुत सारी अब जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनसे आप लाभ उठा सकते हैं, आपको ऋण मिल सकता है। और हमको अगरबत्ती का जब भी व्यवसाय करना है, बनाना है, तो ये ध्यान रखना है कि इनको छांव में सुखाना है और इनको टूटने से बचाना है। अगर क्योंकि टूट जाएंगे तो फिर आपका माल बेकार हो जाएगा, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और आप छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तो इसकी बिक्री के लिए आप आसपास की जो दुकानें होती हैं उनमें भी आप थोड़े थोड़े पैकेट रख कर शुरुआत कर सकते हैं। जी, और ये ऐसी चीज है मंजरी, जैसे तुमने कहा कि कोई भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी समय होता है, या घर में शाम को भी लोग दिया बत्ती करते हैं, या यूं भी घर में आप खुशबू करना चाहते हैं तो भी अगरबत्ती जला ली जाती है। और एक ऐसी चीज है जो इस्तेमाल हो जाती है तुरंत समाप्त हो जाती है, यानी कि इसकी मांग बाजार में बराबर रहेगी। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें घाटा हो। और कहीं ना कहीं ग्रामोद्योग, जैसे खादी ग्रामोद्योग जो संस्थान है, वहां पर भी इसकी सीधी सप्लाई भी हो जाती है, यानी कि वो ले लेते हैं और वो बेच लेते हैं। और तो छोटा सा मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी होगी, बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसको शुरू किया जा सकता है, और बहुत छोटे से में बिना किसी सहयोगी के भी आप इसे शुरू तो कर ही सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और अपने साथ में जो सर्किल होता है उनमें भी आप कर सकती हैं। तो चलिए फिर हम नहीं कर सकती हैं, और आप गाना सुना सकती हैं ना। जी, चलिए सुना दीजिए फिर।
थक गए पाँव तेरे। सांस जरा ले ले, रुक जा कान्हा थम जा, मान भी जा पगले। क्या बात है, कितना प्यारा गाना था। और गाना सुन करके जो फिल्माया गया था वो भी याद आ गया। याद आ गया ना जी। लेकिन हमारी एक साथी की बड़ी प्यारी सी एक बात भी याद तो नहीं आगे कह सकते क्योंकि उन्होंने लिख कर भेजा है तो अभी हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिखा कि आज सुबह मेरी आंख खुलने से पहले मेरे सिरहाने नया रेडियो बजा। मेरे पति ने कल रात को सोते समय मुझसे कहा था कल सुबह तुम खुशी से उछल पड़ोगी, और वही हुआ। सुबह कोरियर वाला मेरा पार्सल दे गया। आज उसी नए रेडियो से आपको सुन रही हूँ। क्या बात कोई आया धड़कन कहती है ये गाना आज मेरे लिए नए रेडियो के लिए। चलिए हमने आपके लिए बजाया और आपको बधाई दे देते हैं नए रेडियो की। बिल्कुल। और कान्हा सोजा जरा है तो हो सकता है कल फिर आपके लिए कोई नई खुशखबरी आए। हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग के लिए भी आ जाए तो अच्छा है, बिल्कुल, है ना, सारी सखियों के लिए। जी हाँ। तो और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल जो है एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है और अंडर 19 की कैटेगरी में उन्हें नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी का दर्जा दिया गया और विश्व रैंकिंग में पहली भारतीय महिला है जो 10वें स्थान पर पहुंची थी। ये 2012 की बात है, तब वो 10वें रैंकिंग पर थी, जो उनकी अब तक की उनके खुद की भी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। जाहिर है कि अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुंचा। इस तरह से PSA रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष 10वें स्थान प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और भाई जाहिर है कि ऐसी उपलब्धि की वजह से ही तो हम उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और दीपिका पल्लिकल का जन्म 21 सितंबर सन 1991 को चेन्नई में हुआ। इनके पिता का नाम संजीव पल्लिकल और माता का नाम सुसान पल्लिकल
पल्लिकल है। दिया और दिव्या इनकी बहनें हैं। दीपिका की माँ भी भारतीय महिला टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी हैं। क्या बात है रेणु जी, है ना, कि माँ और बेटी दोनों ही खिलाड़ी। और दीपिका की अगर हम बात करें तो इन्होंने जब वो कक्षा 6 में थी तभी उन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच लंदन में खेल लिया था। और 9वीं तक इन्होंने पढ़ाई की। 9वीं के बाद स्कूल इसलिए बदला क्योंकि दूसरे स्कूल में इसलिए एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, ताकि वहाँ पर खेल की सुविधाएं अच्छी थी। फिर उसके बाद चेन्नई के कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, एमए किया अंग्रेजी में, और मात्र 11 साल की उम्र में ही नेशनल चैंपियन बन चुकी थीं क्योंकि उनकी खेल में बहुत गहरी रुचि शुरू से थी। इस तरह से वो खेल की सरताज बन गई और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। बिल्कुल। और दीपिका ने सन 2006 में पूर्ण रूप से पेशेवर वो खिलाड़ी बन गई थी। और शुरुआत में करियर में थोड़े उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है हर खिलाड़ी को, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई और वे बहुत ही गति से, बहुत ही मेहनत लगन से प्रयास करती रहीं। और साल 2011 में मिस्र में आपने प्रशिक्षण के दौरान विजयी प्रदर्शन करना वहाँ पे शुरू कर दिया था। इस तरह दीपिका ने सितंबर 2011 में कैलिफोर्निया के इरविन में ऑरेंज काउंटी ओपन जीतकर अपना पहला 3 WISPA खिताब जीत लिया उन्होंने। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और WISPA टूर इवेंट जीत के अपना दूसरा स्थान हासिल किया। और इस तरह वो आगे बढ़ती गई। जनवरी 2012 में वो सिल्वर इवेंट के शिखर सम्मेलन में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। और 2012 में विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहीं। सन 2013 में छठा WSA खिताब उन्होंने अपने नाम किया। और इसी तरह सन 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में युगल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक की विजेता रही। और इस तरह दीपिका पल्लिकल ने 2015 में विंटर क्लब ओपन में जीत के बाद अपना 10वां टूर खिताब भी जीता। और सन 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में वे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा भी थी। और ताइपे में जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने रजत पदक उन्हें मिला था। और दीपिका पल्लिकल को सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और दीपिका ने WSA टूर में कई जीत अपने नाम किया, जिसमें विन्नीपेग विंटर क्लब ओपन 2015 और मकाओ स्क्वैश ओपन सन 2013 में जीता। और मिडोवुड फार्मेसी ओपन 2013 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन और चैंपियन टूर्नामेंट में 2012 में सेमीफाइनल और यानी कि दूसरी विजेता रही आप। और इस तरह उन्होंने कई मैच खेले और अपनी जीत का परचम लहरा दिया। बिल्कुल। और उनका विवाह जो है वो भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ सन 2013 में हुआ। और सभी जानते हैं कि इनका नाम, पूरा नाम जो है वो दीपिका रेबेका पल्लिकल है। और ऐसी प्रतिभा संपन्न महिला खिलाड़ी पर हम सभी को गर्व होता है, और जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। और इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो हमारे जो बहुत सारी सखियां हैं, बच्चे हैं, वो सब बहुत प्रेरित होते हैं। उनको भी लगता है कि हमें भी इस तरह से कुछ करना चाहिए। और फिलहाल रेणु जी, हम लोग सखियों और श्रोताओं को गाना सुना देते हैं। जरूर सुना देते हैं। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे
नजरें उठा के किसी पे दिल उठा के जलाया, नजरें मिला के नींद अपनी गवा के कसक दिल में बसा के जलाया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद है मुझे। याद तो बहुत सारी चीजें हैं और इन गानों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों ने शहतूत का मजा लिया और कुछ लोग याद कर रहे हैं। तो हमारे जो श्रोता है एक वो लिख रहे हैं कि बिहार के भागलपुर जिले में शहतूत के पेड़ देखने में तो बहुत सुंदर नहीं लगते, पर स्वाद में बेमिसाल है। खट्टे मीठे, कुछ कच्चे में हरे रंग, पकने पर कत्थई लाल गुलाबी रंग के होते हैं। रेशम के कीड़े इन्हीं पर पाले जाते हैं, जिससे सिल्क के धागे बनते हैं। और रेनू जी, हम लोग सिल्क की बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात ये साझा की। वहीं किसी हमारे साथी लिखती हैं कि शहतूत गले में टॉन्सिल की दवाई होती है, यानी टॉन्सिलाइटिस की दवा है।
आपने बताया। और आप लिखती हैं कि शहतूत की तरह गांव में दूसरा पेड़ होता है जिसमें फल नहीं आते, उसे करतूत का पेड़ कहते अच्छा। हैं, जिसकी सब्जी की टोकरियां बनती हैं। अच्छा, क्या बात है। एक नई चीज हमारे श्रोता सखियों ने लिखकर भेज रखा है, ये बिल्कुल सखी। बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा अच्छा। है। हाँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये सब्जी की टोकरियों की बात कह रहे हैं, तो मतलब पड़ोसियों के बारे में सबने बड़ा अच्छा लिखकर भेजा है। अब आप याद कर रहे हैं कि हम लोग आस पड़ोस के बच्चे एक साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे से भाईचारा सीखते हैं। अभी कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में सभी पड़ोसियों ने ही तो एक दूसरे का साथ दिया है और दे भी रहे हैं, बिल्कुल, है ना? पड़ोसी होते ही ऐसे कि बहुत साथ देते हैं। और कभी-कभी हम अलग तरीके से भी देखते हैं कि जब भी हम कहीं रहने जाते हैं रेणु जी, जी। तो यही देखते हैं कि अगल-बगल में कौन रहता है, हाँ। कैसे हमारे दोनों ओर पड़ोसी हैं रहने वाले। और अपनी किस्मत और ज़िंदगी की गाड़ी शांतिपूर्ण तभी चलती है जब आपके पड़ोसी अच्छे हों और मित्रवत हो, क्योंकि मुसीबत के वक्त सबसे पहले तो वही काम आते हैं। भले वो दिल के उतने करीब उस वक्त ना हो, जी। पर हमारे घरों के वे सबसे करीब होते हैं, और दिल के करीब तो वो बाद में होते हैं, धीरे धीरे जब जान पहचान हाँ, शुरू हो भाई जाती है। देखो, जान पहचान ऐसे होती है ना कि हमारे एक साथी लिखकर जैसे भेज रही हैं, जी। हमने इसीलिए सब्जी की टोकरी की बात कही। वहीं पर किसी ने लिखा है कि मुझे याद है कि बचपन में हम लोग पड़ोसियों के घर सब्जियों की अदला बदली करते थे। जो सब्जी हमारे पास बनी होती थी वो सभी अब पड़ोसियों को दे देते थे आधी, और पड़ोसी खाली हाथ नहीं भेजते थे, वो भी अपने घर में बनी हुई सब्जी हमें देते थे। इस प्रकार दोनों पड़ोसी डबल सब्जियों का आनंद लेते थे। लेकिन अब वो बातें कहीं खो गई हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जैसे किसी ने कहा ना कि इस समय तो और ख़ास तौर से लॉकडाउन के समय हमारे पड़ोसी ही काम आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का मनोरंजन भी कर रहे मनोरंजन हैं, भी है ना? करते हैं। और ऐसा जब बिल्कुल। जैसा हमारे इन्होंने लिखा है, तो इस तरह से तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अलग-अलग वैरायटी के सब्जियां खा रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जी। और जब कुछ कभी भी उत्सव होता है, तो जो पड़ोसी जो आते हैं हमारे यहाँ, तो रौनक लग जाती है। और बिल्कुल। वहीं कहीं जब दूसरी सोच वाले पड़ोसी होते हैं, तो थोड़ा-सा माहौल थोड़ा-सा बदल-सा भी जाता है। और जो हमारे बड़े-बड़े शहरों में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कौन आता है, कब जाता है, तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कि किसी की खबर नहीं रख पाते हैं वो लोग। लेकिन वहीं कुछ पड़ोसी बड़े, जिसे कह लेते हैं कि मतलब जासूसी स्वभाव के होते हैं, जिनको पूरा हाँ, पता रहता है बिल्कुल। कि अगल-बगल वालों के निजी जीवन में क्या चल रहा है। और हाँ, तो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि जी। पड़ोसी ऐसे-ऐसे भी होते हैं जो अपनों से ज़्यादा पड़ोसियों के ख़्याल करते हैं, और पड़ोसी ऐसे-ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ अपना ही ख़्याल करते हैं, किसी पड़ोसी को महत्व ही नहीं देते। अब हम पर निर्भर है कि हम किस प्रकार के पड़ोसी हैं। दरअसल पड़ोसी वही होता है जो सुख-दुख में एक दूसरे का साथ दे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जासूसी वाले तो कुछ अलग अंदाज़ के होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और जो मतलब उनको ये रहता है कि क्या हो रहा है, बगल में कौन आया, कौन गया। और जब वो नहीं है, तो बगल में कोई पड़ोसी नहीं है, तो उनके घर कौन आया था, तो ये जी। सब चीज़ की खबर रखते हैं। और आपके लिए कहीं न कहीं तो ये फ़ायदे वाला है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप उनसे बाद में आकर पूछ भी सकते हैं कि भई कोई आया था क्या? जी, तो बिल्कुल। वो आपको सारा डिटेल बता देंगे कि भाई इतने बजे ये पर्सन आया था। तो कभी-कभी इस तरह के जो हमारे पड़ोसी होते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो खबर तो रखते हैं खबर रखते हैं, एटलीस्ट। कभी-कभी बचत भी होती है, बड़ी-बड़ी हाँ। हमें लाभ भी मिलता है। वहीं हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि पड़ोसी ऐसे होने चाहिए कि जो हमें नहीं, उन्होंने ऐसा लिखा है कि भई इन्होंने अपना अनुभव साझा किया है जी। कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। हमारे पड़ोसी पहले बहुत हमें परेशान करते थे, और बहुत वो भी पानी भी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक डालते हैं, फालतू वेस्ट करते हैं उनका, मतलब अच्छा। पानी बर्बाद करते हैं, तो ज़ाहिर है आपको अच्छा नहीं लगता होगा। और वो हमेशा ही कुत्ते पालते हैं, कुत्तों की वजह से हमें परेशान करते रहे। ज़ाहिर है ये तो अपने-अपने शौक हैं, लेकिन ख़ैर, और हमने उनको सुधार दिया। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, अब बहुत अच्छे बन गए हैं। अच्छे अच्छे तरीके से बातें करते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, जितना कम बात करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो भाई सुधारा कैसे, ये तो बड़ा रहस्य की बात है। और हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी जैसे भी हों, हमें उनकी आदत वैसे ही डाल लेनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल डाल लेनी चाहिए। और जो मतलब अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो आपके हर वक़्त मदद कर देते हैं। तो आपको अपने पड़ोस में अच्छा-सा व्यवहार बना कर हाँ, के बिल्कुल। रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में वही काम आते हैं।
है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें वाहन की जरूरत होती है, कभी कोई भी किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, हमारे घर में सदस्य कम है और कभी कोई बीमार हो गया, किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो अगर हम आपस में इस तरीके का व्यवहार रखेंगे तो बहुत जरूरत के समय पूरा भी हो जाएगी, हमारी मदद हो जाएगी। और वहीं कुछ पड़ोसी बहुत डिमांडिंग होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए रहता है, तो ठीक है, देना अच्छी बात है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं उनकी आदत ना ऐसी पड़ जाए। तो मदद करना तो अच्छी बात है, कभी कभी आप दे दें तो कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद अगर अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपका पड़ोसी आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पड़ोसी कैसे हो। अरे हमारे पड़ोसी कैसे, क्यों, हम अपने व्यवहार का नहीं ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, हम भी उनके अच्छे पड़ोसी हो ना। हाँ बिल्कुल रखना हो चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पड़ोसियों के ही साथ हम मिटाते हैं। और हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि भाई पड़ोसी तो ऐसा होना चाहिए विविध भारती जैसा, जो कि हमारा हर समय साथ देता है, मनोरंजन करता है और बहुत सारी चीजें बताता भी है। बिल्कुल, और हम उन्हें सुना देते हैं गीत। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। देखो बादल आए पवन के पुकारे, देखो बादल आए पवन के पुकारे। उल्फत मेरी जीती अनाड़ी पिया हारे। आएगा रे मजा अब जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। तो भाई ये तो बड़ा प्यारा है गीत, धरती कहे पुकार के फिल्म का। बिल्कुल। और उसके पहले जो हमने गाना सुनाया था, वो हमने अपना घर फिल्म का पहला गाना सुनाया था, उसके बाद हमने सागर फिल्म का गाना सुनाया, और इसके साथ साथ हमने लाजवंती फिल्म का गाना सुनाया, और बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म का गाना सुनाया, महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना हमने अपने श्रोताओं सखियों को सुनाया। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि लाजवंती हमने परसों ही देखी है, मजा आ गया गीत सुनकर, तो भाई क्या बहुत बात बहुत है। धन्यवाद। जी। और शहतूत की जो हमने बातें की हमारे सभी साथियों को बहुत अच्छी लगी। किसी ने बताया कि इससे जी। इल्ली नुमा होता है, ये बिल्कुल सही आपने कहा। वहीं कोई कहता है सामने पेड़ लगा लेकिन हमने कभी खाया नहीं, अब वो लेकिन खाएंगे। जरूर खाइएगा, जी। ये हम आग्रह करते हैं। और इसी के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं कि बिल्कुल। आपसे अनुमति चाहते हैं। कार्यक्रम यूं ही सुनते रहिएगा।
बिल्कुल। और हमें इजाजत दीजिए मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।